नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट कहते हैं, उसके एक बड़े महत्वपूर्ण जजमेंट पर। मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है, यानी कि एनआई एक्ट का है। मामला चेक बाउंसिंग का है और मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में धारा 138 यानी कि सेक्शन 138 का है। हम सब जानते हैं कि एक प्रैक्टिस भारत में है कि हमने किसी से लोन लिया, किसी कंपनी से लोन लिया, कोई सामान हमने लोन पर उठाया, कोई सामान हमने इंस्टॉलमेंट पर उठाया, या हमने किसी कंपनी से लोन लिया या किसी व्यक्ति से लोन लिया या किसी व्यक्ति से पैसे मांगे। तो वो एक सामान्य बात कहता है कि आप हमें ब्लैंक चेक काट कर दे दो। अब वो चेकें इंस्टॉलमेंट की करवाकर बैंक भी रख लेता है और इंस्टॉलमेंट की चेकें करवाकर व्यक्ति भी ले लेता है कि भाई ये इंस्टॉलमेंट अगर है तो कई एक चेकें ले ली जाती हैं, नहीं तो वैसे ले लिया जाता है। हालांकि अब ईसीएस चल गया है, तो ईसीएस का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट के मामले में आपके अकाउंट से अपने आप कटता पैसा चला जाता है। अब इन सभी बातों में एक जो बड़ा महत्वपूर्ण बात सामने आई वो, और हम सब जानते हैं उस पर डेटें नहीं डाली जा सकती, क्योंकि डेट डालकर देगा तो 3 महीने का उसका टाइम होता है। 3 महीने बाद वो चेक बेकार हो जाती है, चेक लीफ बेकार हो जाती है। तो क्या करते हैं ये सभी, वो चेक जो है वो ब्लैंक लेते हैं। ब्लैंक से मतलब उस पर साइन करवा लेंगे, अमाउंट भी हो सकता है भर लें, लेकिन उस पर डेट नहीं होती। अब डेट नहीं होती तो डेट जब भी डाली जाएगी तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो पेन बदल जाएगा, स्याही बदल जाएगी, और राइटिंग अगर किसी और ने डाला है तो राइटिंग बदल जाएगी। ये मामला ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट का है। मैं उसका साइटेशन आपको बता देता हूं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है और आप सभी के काम आने वाला है। हर वो व्यक्ति जो लोन लेता है, हर वो व्यक्ति जो दूसरे से पैसे कर्ज लेता है, हर वो व्यक्ति जो किसी को पैसे की देनदारी जिसकी बनती है और वो चेक देता है, चाहे वो किसी मोड से हुआ हो, उन सब के लिए, जो दे चुके हैं उनके लिए भी, जो देना चाहते हैं उनके लिए भी, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल अपील नंबर 1630 एंड क्रिमिनल अपील नंबर 1631 ऑफ 2011 का 2011 में ये पिटीशन फाइल हुई थी। मेसर्स पिनाक भारत एंड कंपनी बनाम अनिल राम राव नायक। हुआ क्या, इस कंपनी से जमीन के एवज में कुछ कर्जा लिया गया, तो जमीन उसने रख ली अपने पास गिरवी, और गिरवी रखने के बाद यानी कि बंधक बना ली, और बंधक बनाकर वो जमीन के पेपर रख लिए, डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए, उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा हो गया। लेकिन प्रोटेक्शन के रूप में कंपनी ने सामने वाले से ये कहा कि हमें ब्लैंक चेक बनाकर दो जितना पेमेंट तुम्हें देना है। होता क्या है, कंपनी मानकर चलती है कि प्रॉपर्टी का जो मॉर्गेज हुआ है, उस मॉर्गेज के चक्कर में फंसे तो सिविल कोर्ट में 4-5 साल चल जाएंगे, और चेक जो है वो चूंकि अब, पहले नहीं था ऐसा, चूंकि अब क्राइम घोषित कर दिया गया है चेक बाउंसिंग, यानी कि आपने अगर चेक काट के दी और उसको वो बाउंस हो गई और अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो अब सेक्शन 138 के तहत एनआई एक्ट में सजा है, 2 साल तक की सजा है। फिर उसकी और सजाएं अभी बढ़ाई गई हैं, और जितना पेमेंट है उसके 2 गुने की पेनल्टी की बात आती है, और इतने टाइम में पेमेंट जमा करोगे, ब्ला ब्ला। वो कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उस पर ऑर्डर कर देता है। अब चूंकि उसमें सजा है, इसलिए क्रिमिनल का पार्ट बनता है। क्रिमिनल का पार्ट बनता है तो फास्ट कोर्ट में जाएगा, और क्रिमिनल की प्रोसीडिंग फास्ट होती है। सिविल की प्रोसीडिंग जो चलेगी वो चलेगी। तो एक सिविल सूट रिकवरी का फाइल होता है, और एक चेक बाउंसिंग एक अपराध है उसका फाइल होता है। मामला कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट में गया। लोअर कोर्ट ने जो कंपनी है, कंपनी के पक्ष में ऑर्डर करने से मना कर दिया, यानी कि उनका केस रिजेक्ट कर दिया। सिविल सूट में हो ये गया था कि सिविल सूट में कंपनी ये सिद्ध कर रही थी कि भाई इनके ऊपर मेरा कर्जा है और डॉक्यूमेंट है, और ये उस कर्जे के एवज में इन्होंने मुझे चेक दी, और चेक में मुझे कैश करवानी है, और कैश नहीं हो पाई, ये बाउंस करके, इनके अकाउंट में पैसा नहीं था, ये बाउंस कर गई। बाउंस होने का मतलब अपराध हो गया।
डिफेंडेंट ने क्या किया, जो कर्जदार था जिसने कर्जा लिया था, उसने क्या किया, उसने कोर्ट के सामने ये कहा कि साहब इन्होंने जो चेक लगाई है वो बिना मेरी कंसेंट के लगाई है, पहले इनको हमसे बात कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद ये चेक लगाते, अकाउंट में पैसा नहीं था, इन्होंने चेक पर अपने आप डेट डाली और उसको लगा दिया, वो बाउंस कर गई। कोर्ट ने सामने वाले से पूछा कि भाई कैसा, तो उन्होंने कहा साहब इन्होंने तो पहले ही कंसल्ट देकर रखी थी कि उक्त तारीख के बाद आप कभी भी चेक लगा दीजिए, और इन्होंने चेक मुझे साइन करके दी थे, पहले से साइन थे, इसलिए अलग से आवश्यकता नहीं थी। सिविल सूट में जो कंपनी है जो जिसने कर्ज दिया है वो ये सिद्ध ही नहीं कर पाई कि चेक पर डेट डालते समय सामने वाले कर्जदार से पूछा गया था या उसकी उसमें सहमति थी। अब चूंकि सहमति नहीं थी इसलिए नीचे वाले कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, आगे उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा एनआई एक्ट की धारा 87 यानी कि सेक्शन 87 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेइंग दैट एनी अल्टरेशन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेई will make the check void, यानी कि चेक ही वॉइड हो जाएगी और मटेरियल अल्टरेशन और वॉइड, अब वो इंस्ट्रूमेंट ही बेकार हो जाएगा अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई परिवर्तन कर लिया गया। तो सामने वाली पार्टी कह रही है कि साहब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं। अब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट की बात बता दूं। इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दिए गए हैं। एक तो जो 2 खास तौर से चलते हैं वो एक चलता है प्रॉमिसरी नोट। आपने किसी कागज पर एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, एक वचन पत्र बनाया और वचन पत्र में लिखा कि मैं धारक को मैं आपको इतने इतने पैसे ऐसे ऐसे देने का वचन देता हूं, इस तारीख को मैं आपको दे दूंगा, और वो एक वचन पत्र बनाकर दे दिया, सहमति हो गई। दूसरा जो दूसरा आइटम है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है चेक। चेक पर पहले से कंसेंट होती है और चेक जो है वो पहले से बना बनाया ड्राफ्ट होता है, वो दे दिया। तो सवाल यहां पर ये आता है, इन्होंने ये कहा कि साहब ये प्रॉमिसरी नोट तो है नहीं, या बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं है। तीसरा जो है बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बताया गया है कि मेरी पत्नी कहीं मार्केट में सामान खरीदने गई, शॉपकीपर से उसने कहा कि ये मैं बिल बनाकर दे रही हूं, मेरे पति से ले लेना। सामान्यतः जान परिचय की दुकान पर ऐसे ही होता है। तो उसने एक बिल बनाकर दे दिया, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, वो व्यक्ति दुकानदार मेरे पास आएगा और मेरे से कहेगा कि आपकी श्रीमती जी एक बिल बना गई हैं, ये आपको एक्सचेंज करने के लिए कहा है, आप इसका पेमेंट दीजिए। मैं उस पर सहमति जता देता हूं और कहता हूं कि ठीक है मैं पेमेंट दे दूंगा, आप 2 दिन बाद आइए। तो फिर जैसी मेरी सहमति उस पर आई वैसे ही इंस्ट्रूमेंट पक्का हो गया, यानी कि वो अब मेरी लायबिलिटी हो गई। अगर मैं उसको मना कर देता तो मेरी पत्नी की लायबिलिटी थी। तो ऐसे 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दे रखे हैं। एक प्रॉमिसरी नोट है, वचन पत्र है, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज है और तीसरा चेक है। तो ये मामला ये कहते हैं कि चेक का मामला है। कोर्ट ने ये कहा, ये मामला चलते चलते हाई कोर्ट में गया, चूंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो हाई कोर्ट इस मामले में ये कह रहा है सेक्शन 87 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिस एक्ट की बात कर रहे हो वो ये कहता है कि एनी मटेरियल अल्टरेशन इन द इंस्ट्रूमेंट विल मेक दैट इंस्ट्रूमेंट वॉइड। वो इंस्ट्रूमेंट ही अब वॉइड हो जाता है इफ यू डिड सो विदाउट द कंसेंट ऑफ द मेकर। जिसने उसको बनाया है उसकी सहमति होनी चाहिए। सहमति अगर होती है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये भी बात है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने वचन दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, चेक दे दिया, और सामने वाली दोनों पार्टी अगर एग्री हो जाए और ये कहें कि भाई इसको बदल लेते हैं तो कोई समस्या नहीं, उसमें कुछ संशोधन करके दोनों साइन कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। कुल मिलाकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तभी अल्टरेशन, मटेरियल अल्टरेशन हो सकता है जब दोनों पार्टी उसमें एग्री हों। अगर दोनों पार्टी उसमें एग्री नहीं है, दोनों पार्टियों की सहमति नहीं है, देन द इंस्ट्रूमेंट विल बिकम वॉइड। अब जैसे ही आपने उसमें अल्टरेशन किया, जैसे ही आपने चेक किया, वो शून्य हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा चेक जो है, चेक पर पहले तो जो लोग लिखते थे और उस पर उसको कुछ गड़बड़ हो गई तो काट कर सही कर लेते थे और साइन कर देते थे, तो मतलब सहमति है, उसमें अल्टरेशन उन्होंने किया, दोनों की सहमति है। लेकिन अभी नए नियमों में ये आ गया है कि जो आपने चेक बनाई है अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी हो गई तो साइन करके उसको नहीं लेंगे, आपको नया इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। यानी कि अब
जो चेक है वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें कोई संशोधन किया ही नहीं जा सकता। उस इंस्ट्रूमेंट की जगह अब नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा। अब ये नए नियमों में यह है, रूल्स में यह है। तो अब इन्होंने क्या किया कि उसमें तारीख डाल दी। तारीख डिफर कर रही है, डिफर से मतलब दोनों की साइन डिफर कर रहे हैं, ये भी नहीं क्लेम कर रहे हैं और ये क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, लगाने वाला क्लेम भी नहीं कर रहा है कि ये तारीख इन्होंने डाली है या इनकी सहमति से पड़ी हुई है। उनका कहना है कि नहीं भाई ये तो पहले से एग्रीड था। कोर्ट ने कहा बाद में तारीख डालना ये मटेरियल अल्टरेशन है और मटेरियल अल्टरेशन होने की वजह से ये इंस्ट्रूमेंट ही चूंकि वॉइड हो जाता है, सामने वाले की सहमति नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही वॉइड हो जाता है, इसलिए इस चेक के बाउंस होने का मेकर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात ये आती है क्या उसका पैसा डूब गया? नहीं, पैसा नहीं डूबा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर गलत हो जाए, इंस्ट्रूमेंट में अल्टरेशन हो जाए, इंस्ट्रूमेंट तो वो इनफ्लैक्चुअस हो जाता है, लेकिन आपका जो कर्जा है वो तो किसी डॉक्यूमेंट पर बना है, वो तो कोई इंस्ट्रूमेंट मतलब वो तो कोई डीड बनी है, वो डीड वैलिड है। तो सिविल का केस इसमें फाइल होगा, रिकवरी का केस फाइल होगा। आप रिकवरी सूट डाल दीजिए, रिकवरी सूट में कोर्ट डिग्री बना देगा, डिग्री बनाकर वैसा हो जाएगा। लेकिन एनआई एक्ट के तहत यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जब आप उसको क्रिमिनल कार्रवाई में लगाना चाहते हैं तो फिर वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। और ये डेट जो आपने चेंज की है मटेरियल अल्टरेशन के रूप में कोर्ट ने माना है, इसलिए इस डेट के चेंज होने के बाद यानी कि डेट बिना कंसेंट के डालने के बाद जब आप उसको डालते हैं तो उसमें सहमति नहीं मानी जाती और यह माना जाता है कि चूंकि सामने वाले की सहमति नहीं है इसलिए सामने वाला बाध्य भी नहीं है कि वो उसको क्लियर करवाता। आप पहले उससे बात कर लेते, बात करने के बाद उससे एक लेटर ले लेते कि हाँ भाई वो ये कह देता कि इसको लगा दीजिए, तब आप लगाते तो इसमें कंसेंट मानी जाती है। जब कंसेंट मानी जाती तो उसके ऊपर लीगल लायबिलिटी बनती, लीगल लायबिलिटी बनती तो वो जेल भी जाता। लेकिन अभी इस मामले में जेल नहीं जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में उस पर मटेरियल अल्टरेशन माना। बहुत बड़ा ऑर्डर है ये सामान्यतः हमारे देश में पूरे में प्रैक्टिस में है ये। तो आप जिस समय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दें या लें तो उसमें तारीख फिक्स कर लीजिए कि भाई ये तारीख है, इस तारीख को आप हमें पेमेंट वापस दे देंगे, इसलिए उसमें तारीख डाल दो तो उसी समय तो उसको पता हो कि इस तारीख से हमारी चेक जो है वो पेएबल हो गई है ऑन डिमांड। जब ये डिमांड करेगा तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा और बाउंस हो गई तो हम फंस जाएंगे। तो तारीख उसके हाथ से डलवाकर ही लेनी चाहिए। अगर उसके हाथ से तारीख डलवाकर ले ली और अब दोनों की सहमति बनती है, सपोज दोनों की सहमति बनती है, उन्होंने कहा भाई हम लगाने जा रहे हैं, समझ लीजिए, उन्होंने कहा भाई साहब अभी पैसे नहीं, थोड़ा हमें टाइम दे दो 2 महीने का, तो तब तक तो चेक जो है वो इनफ्लैक्चुअस हो जाएगी, चेक का तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। जब चेक की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो फिर क्या, तो उस समय वो चेक उसको वापस करके नई चेक उसी बिहाफ पर लिया जा सकता है और फिर उस नई चेक में नई डेट डाली जा सकती है। ऐसे आप चेकें बदलते रहिए, लेकिन आप एक बार चेक ले लें और उस पर ब्लैंक छोड़ दें ताकि चेक दोबारा ना लगानी पड़े। तो ऐसी ब्लैंक चेक में बाद में जिस समय तारीख डाली जाए उस समय मेकर का कंसेंट लेना अति आवश्यक है। अगर मेकर उस पर कंसेंट दिए बगैर, मेकर की कंसेंट लिए बगैर आपने उसको लगा दिया तो वो शून्य घोषित हो जाएगी और उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।